नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। बीजेपी और सपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए खुद ही कमान संभाल ली है। इस खबर पर क्या कुछ विस्तार में जानकारी है, साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज प्रचार पूरी तरह से थम गया। इस उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कयास यह लगाया जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर भी हो सकती है। दरअसल 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। आज चुनाव प्रचार भी थम गया। अगर सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 9 सीट पर कब्जा पाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कटहरी सीट पर जहां शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान अपने हाथों में ले रखी है। फूलपुर सीट पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल तो बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। किसने कितनी मेहनत की, किसको जनता ने सराहा, यह फैसला मतगणना के बाद ही आएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। सुल्तानपुर में आज इंडिया पत्रकार सुरक्षा और अधिकार संगठन के बैनर तले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा है, लेकिन ज्ञापन क्यों सौंपा है, इसे लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। ऑल इंडिया पत्रकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले आज जिला अधिकारी कृतिका जोशना को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, महामहिम राज्यपाल के नाम से इस ज्ञापन में पत्रकारों द्वारा मांग की गई है कि पत्रकार चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके बाबत आपको बता दें, बीते दिनों मथुरा में एक चैनल के पत्रकार को स्थानीय गुंडे भूरा द्वारा पीटा गया, जिससे आहत होकर आज सुल्तानपुर के पत्रकारों ने महामहिम को ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी कृतिका जोशना के माध्यम से। उसमें साफ तौर से मांग की गई है कि पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें शस्त्र लाइसेंस भी मुहैया कराए जाए, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो वहीं उपचुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। गोंडा में पुलिस के सामने अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में युवती के छत से कूदने के मामले में सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार पर कई सवाल उठाए। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोंडा में 2 लड़कियों के छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही दूसरे प्रदेशों में डंका बजने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव से फुर्सत मिले तो वह यहाँ देख लें कि किस तरह डंका फट रहा है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के गोंडा में अतिक्रमण का विरोध करते हुए 2 युवतियां छत से नीचे कूद गईं, जिससे वह चोटहिल हो गई। इस मामले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
एक्स पर उठाते हुए कहा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वह कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो वह यह देखें कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि दावा किया जा रहा है कि डंका बज रहा है, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, डंका किस तरह फट रहा है यह सबके सामने है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से तल्ख लहजे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइड, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा पर भी उपचुनाव होने हैं। इसी बीच राजधानी देहरादून में आज कांग्रेस ने नगर निगम का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव भी किया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सरकार पर आरोप लगाए हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियों में पार्टियां जुट चुकी हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन नगर निगम में किया गया और जिसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने सीधा सीधा आरोप नगर निगम पर लगाया है और साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर जो गंदगी है वो फैली हुई है और स्ट्रीट लाइटों की यदि बात करें तो स्ट्रीट लाइटें आधी से ज़्यादा नहीं जल रही हैं, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। लेकिन वही देखिएगा कि नगर निगम के जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले कहीं ना कहीं ये तैयारी ही मानी जाएगी कि इस तरह के प्रदर्शन होना लाजमी है। और वहीं अब देखिएगा कि जिस तरह के आरोप सूर्यकांत धमसाना की तरफ से लगाए गए हैं नगर निगम पर, क्या नगर निगम उन आरोपों को किस तरीके से देखता है, क्या जो लाइटें खराब हैं उनको सही कराता है या फिर जिस तरह की गंदगी की बात सूर्यकांत धमसाना की तरफ से की गई है, क्या उसको साफ सफाई करने का जिम्मा जो नगर निगम को दिया गया है, क्या उसमें लापरवाही बरती गई है या फिर जानबूझकर उस कूड़े को नहीं उठाया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि अब नगर निगम इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन इससे पहले देखिएगा कि जिस तरह के आरोप नगर निगम पर लगे हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोप लगने के बाद किस तरीके से नगर निगम कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 12 बच्चों की दर्दनाक मौत का विरोध बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है भानु सहाय ने, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। झांसी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात्रि हुए अग्निकांड में लगातार बच्चों की मौत में संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात हुए अग्निकांड में रात में 10 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई थी। उसके बाद कल सुबह जिलाधिकारी द्वारा एक बच्चे की मौत की और जानकारी दी गई। वहीं जैसे ही आज का सवेरा हुआ तो झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह सेंगर द्वारा बताया गया कि विगत रात्रि एक बच्चा और तबीयत खराब होने की वजह से दम तोड़ देता है। वहीं आपको जानकारी देते हुए बता दें कि आज झांसी मेडिकल कॉलेज में किंजल शर्मा महानिदेशक लखनऊ के द्वारा साथ एक टीम यहां पर पहुंची है, जो कि नीकू वार्ड में निरीक्षण कर रही है और भी विभागों के अंदर जाकर जांच कर रही है और जो उस समय वहां मौजूद थे सभी के बयान दर्ज कर रही है। इस जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि जब से ये अग्निकांड हुआ है लगातार लोगों में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं झांसी के अंदर झांसी बुंदेलखंड मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा है कि जो मुआवजे की रकम 5 लाख रुपए दी जा रही है उसको बढ़ा के कम से कम 25 लाख रुपए करना चाहिए। वहीं भानु सहाय ने यह भी बताया है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के सामने जो अस्पताल चल रहे हैं वो भी मानक के विपरीत है, उनके ऊपर भी जांच करनी चाहिए, नहीं तो कोई और भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। वहीं उनका ये भी आरोप है कि ये जो घटना हुई है ये झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई है, इसलिए इसमें लापरवाही बरती जा रही है, अन्यथा किसी प्राइवेट अस्पताल में ये घटना हुई होती तो अभी तक सख्त से सख्त कार्रवाई हो चुकी होती और आरोपी भी सलाखों के पीछे होते।
झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्नि के तांडव के बाद कासगंज जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया गया। अग्निशमन विभाग ने चेकिंग के दौरान कासगंज जिला अस्पताल का फायर सिस्टम डेड पाया। इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसकी तमाम जानकारी देने हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। अधिकारी की चेकिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग में फायर सिस्टम मिला फेल। आपको बता दें, झांसी में हुई 11 नवजात बच्चों की मौत के बाद भी कासगंज जिला चिकित्सालय का फायर सिस्टम फेल नजर आया। कल अचानक अग्निशमन विभाग के अधिकारी आर.के. तिवारी द्वारा अपनी टीम के संग जब चेकिंग की गई तो यह चेकिंग के दौरान पूरे जिला अस्पताल में लगे हुए अलार्म, फायर टेंडर व अन्य उपकरण कहीं ना कहीं फेल नजर आए, जिसके बाद फायर अधिकारी आर.के. तिवारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर नाराज होते नजर आए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्ण की नींद सोए हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब झांसी में 11 बच्चों की मौत के बाद जब आर.के. तिवारी ने जहाँ निरीक्षण किया तो जहाँ अलार्म व अन्य तरह के जो फायर से संबंधित सिस्टम थे वो बिल्कुल चल नहीं रहे थे, जिसके बाद उनकी नाराजगी उन कर्मचारियों पर देखने को मिली। वहीं उन्होंने अवगत कराया कि इनको पूर्व में भी 1 साल पहले इसी सिस्टम के लिए नोटिस भी जारी कर चुका, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं ली। कहीं ना तो कहीं फायर विभाग इस पूरी नाकामी के लिए कासगंज के जिला चिकित्सालय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कासगंज से इंडिया वॉच के लिए अशोक शर्मा की। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने एक धमकी भरा पत्र भेजकर रंगदारी मांगी। इस बार यह धमकी भरा पत्र किसी छोटे मोटे इंसान को नहीं बल्कि बड़े यूट्यूब के ब्लॉगर सौरभ जोशी को भेजा गया है और 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। क्या कुछ है इस मामले पे खबर, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। इसमें अपनी पहचान बना चुके यूट्यूबर सौरभ जोशी, जो उत्तराखंड हल्द्वानी के रहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं अब बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है और धमकी भरा पत्र उनके घर पर डाला गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि भले ही सौरभ जोशी इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार ना हो, लेकिन सूत्रों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि सौरभ जोशी ने मुकदमा हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज करा दिया है। और इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो धमकी मिली, धमकी भरा पत्र सौरभ जोशी के घर पर डाला गया है, उसकी जांच पुलिस कर रही है और उसमें साफ तौर पर 2 करोड़ की रंगदारी सौरभ जोशी से मांगी गई है। यदि रंगदारी नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जान लेने का उसमें लिखा गया है। लेकिन अब देखिएगा कि पुलिस के हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आ रहे हैं और आनन फानन में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि सौरभ जोशी अभी इस मामले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है सौरभ जोशी के घर के आसपास के, वो खंगालने शुरू कर दिए हैं और कुछ क्लू कहीं ना कहीं पुलिस को मिले हैं। पुलिस उस पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जो पत्र फेंका गया है उसके पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि उसमें कुछ क्लू उनको मिले हैं। अब ये जांच का विषय है कि क्या ये बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य की तरफ से पत्र भेजा गया है या फिर किसी अन्य शरारती तत्वों के द्वारा भेजा गया है। इसकी पूरी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है और पुलिस प्रशासन का मानना है कि जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। वहीं खबर रायबरेली से है, जहां एक सिपाही का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हो गया। कैसे है ये वीडियो इसका वायरल हुआ है, ये भ्रष्टाचार का पूरा क्या है मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने के लिए सख्त निर्देश और आदेश दिए गए हैं। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर धता बताने वाले ऐसे कोई लोग सामने आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हर विभाग में भी देखने को मिल रहा है कि कड़े रुख अख्तियार किए जा रहे हैं और उन पर कार्यवाही का चाबुक भी चल रहा है। लेकिन रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में आज भी
ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां जीरो टॉलरेंस नीति को धता बताया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र का आया है, जहां पर वर्दीधारी सिपाही के द्वारा 3000 रुपए का घूस लिया जा रहा है और वीडियो में साफ तौर से सिपाही के द्वारा अपने साहब को भी हिस्सा देने की बात कही जा रही है। बता दें पूरा मामला डलमऊ क्षेत्र का है, जहां पर एक दीवार बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और पीड़ित पक्ष से 3000 रुपए का घूस लिया जा रहा है और घूस में साफ तौर से सिपाही के द्वारा अपने साहब को भी हिस्सा देने की बात कही जा रही। हालांकि इस वीडियो को जब वायरल हुआ है तो इस पर कांग्रेस ने भी अपने पेज से ट्वीट करते हुए जमकर खाकी की चुटकी ली है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किस तरह से रायबरेली जिले में ऐसे घूसखोर सिपाही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो रायबरेली के पुलिस अधीक्षक हैं वो किस तरह से। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है। इसी बीच आज बड़ा उदासीन अखाड़े में भूमि आवंटन को लेकर 13 अखाड़ों के बीच आज बैठक की गई। अखाड़ा परिषद की यह बैठक महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस दौरान, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आज अखाड़ों की एक बड़ी अहम बैठक बड़ा उदासीन अखाड़ा कीर्तनगंज में हुई, जिसमें तमाम साधु संत अखाड़ों से जुड़े हुए मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रशासनिक अमला भी मौजूद था और जो भूमि आवंटन है उसका रास्ता साफ हो गया। दरअसल इस बार अखाड़े अपने लिए पिछले बारों की तुलना में ज़्यादा भूमि की डिमांड कर रहे थे। अखाड़ा परिषद की इस डिमांड को भी जो प्रशासनिक अमला है उसने माना है और उन्होंने कहा कि जहां पर ये भूमि आवंटित की जाएगी वहां जितनी ज़मीनें होंगी उस हिसाब से इस बार बढ़ी हुई ज़मीनें दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साधु संतों की जो डिमांड थी वो मान ली गई है और अब एक से 2 दिनों में जो अखाड़े हैं उनकी भूमि का आवंटन हो जाएगा, यानी भूमि उन्हें दे दी जाएगी और उसके बाद वहाँ पर अखाड़े अपना बसाव शुरू कर देंगे। इस बीच में जो पिछले दिनों अखाड़ों के बीच जो मतभेद सामने आया था। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर मुख्यालय के साड़ी तिहारे को परिजनों ने जाम किया और मामले में परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्यों परिजनों ने सड़क को जाम किया था, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से जो है ये हमारे बच्चे की मौत हुई, जिसको लेकर सुबह जो है साड़ी तिराहे के पास परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया और उनकी मांग थी कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखने की बात यह है कि इस तरह का मामला आए दिन होता रहता है इस अस्पताल में, माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि जो है जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उनकी सजा हो। अब युवक की मौत के बाद परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। लगभग खबर पीलीभीत से है, जहां धान खरीदी में फर्जीवाड़ा सामने आया। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि कई क्रय केंद्रों पर नाममात्र ही किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। की मंडियों में फर्जी धान की खरीद चालू हो गई है। जैसे कि आपको बता दें, किसानों का धान जो है कि पहले से ही राइस मिलों में बेच चुके हैं, वहीं बिचौलिया के चलते जो कि मंडियों में और क्रय केंद्रों पर फर्जी धान की खरीद चालू हो चुकी है। क्योंकि आपको बता दें, अब पहले से तो क्रय केंद्र में धान नहीं खरीदा गया था, लेकिन अब फर्जी धानों जैसे कि पहुँच रहे हैं और बिचौलियों के द्वारा कागजों में भरपूर मात्रा में 2-2, 300 कुंटल रोजीना खरीद फर्जी तरीके से की जा रही है। जैसे कि आपको बता दें, पीलीभीत के जो क्रय केंद्र हैं, मंडियों के क्रय केंद्र लगे हुए हैं, पहले से उन्होंने खरीद नहीं की। वीडियो वायरल हो रहे थे कि उसमें जो कि ताला लटकता नजर आ रहा था और 2-2 कट्टे, 4-4 कट्टे ही नजर आ रहे थे। लेकिन अब बिचौलियों के जरिए जो है कि फर्जी धान की बराबर खरीद चालू की जा चुकी है। कागजों में 2-2, 300 कुंटल इस टाइम खरीद चालू है। वहीं मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां हॉस्पिटल में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को एक लोकप्रिय हॉस्पिटल, आपको बता दें, उसके प्रबंधन ने बंधक बना लिया। लेकिन क्यों, क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक महिला को यहाँ एक मेरठ के नामचीन हॉस्पिटल लोकप्रिया में बंधक बनाया हुआ है। आपको बता दें, महिला 13 नवंबर को यहाँ पर भर्ती हुई थी, जिसके पेट में दर्द होने की शिकायत लेकर के वो यहाँ पहुंची थी। उसने डॉक्टरों को खुला बताया था कि मेरा रिलायंस और
पॉलिसी हुई हुई है, जिसको लेकर के मुझे यहाँ अपना इलाज कराना है। डॉक्टरों ने उसको आश्वासन दिया था कि हम आपका इसी इंश्योरेंस को लेकर के आपका इलाज कर देंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा मोड़ सामने आया जिसमें डॉक्टरों ने अपना हाथ निकालते हुए कहा कि आपको अब 80,000 रुपए बिल पेड करना होगा, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और इसी हॉस्पिटल में महिला को अंदर रूम में बंधक बनाया हुआ है, जिसमें महिला ने अपनी एक वीडियो वायरल भी की है और उसमें कहा हमीरपुर के खनिज अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रक मालिकों के परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। आज हमीरपुर में जो खनिज विभाग के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव, उनके खिलाफ जो ट्रक मालिक है उनके परिवार ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान जो जिला अधिकारी का ऑफिस है वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करते हैं और जो वशिष्ठ यादव उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर सैकड़ों ट्रक मालिक और जो उनके परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे जो थे स्कूली ड्रेस भी पहने हुए थे और वो धरने पर बैठ गए और जो कलेक्ट्रेट का मेन गेट है उस पर भी धरना दिए हुए थे। इसके बाद पूरा फोर्स आता उनको वहाँ से हटाता। इसके बाद वो अभी भी गोल चबूतरे पर धरने पर बैठे हुए हैं। जो खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव, जो ट्रक मालिक। वहीं बलौदा बाजार की पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर गांव-गांव में ऑपरेशन विश्वास के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या है ये ऑपरेशन विश्वास, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। को लेकर बड़ा बलौदाबाजार जिले में आबकारी विभाग की कार्यशैली को देखकर बड़ा आश्चर्य की बात है। प्रतिदिन पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अवैध शराब बेचने वालों को गिरफ्तार करती है। वहीं आबकारी विभाग के कार्यशैली को देखकर ये आश्चर्य लगता है कि गांव-गांव में शराब की सप्लाई कैसे होती है, गांव के लोग कैसे माल यहाँ जाता है और सरकारी शराब भट्टियों से शराब कैसे दी जाती है इतनी बड़ी मात्रा में कि छत्तीसगढ़ पुलिस को गांव में शांति की व्यवस्था रखने के लिए अवैध शराब युवा सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जब बड़ी मात्रा में यहाँ पर आप बलौदाबाजार जिले में बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पर 1100 से 12 लोग आबकारी अवैध शराब बेचने के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। और आज ऐसे ही मामला एक आया है कि एक व्यक्ति खुलेआम 60 पाउच महुआ की अवैध शराब लेके बेच रहा था मड़वा में, जहां पर पुलिस। फतेहपुर से एक ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया, जिस वायरल ऑडियो से बौखलाए सरकारी डॉक्टरों ने जान से मारने की धमकी दी। आपको बताएं कि ये मामला क्या है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। इस समय मैं जिला चिकित्सालय फतेहपुर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक डॉक्टर का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाला। फ्रस्ट्रेशन में ये उन्होंने बोला कि शासन प्रशासन और सबको उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। अब शब्दों का प्रयोग इस स्तर तक था कि उसमें कोई भी उसको ऑडियो जनरल वे पे सुना नहीं जा सकता है। इसी प्रकरण में जानकारी ये हुई है कि आज ये कोई प्रीतु शुक्ला थे। प्रीतु शुक्ला को उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने पे उन्होंने उनको धमकाया। धमकाने में उन्होंने एक तहरीर थाने मलवा में दिया और मलवा में आज उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अगली खबर इटावा से है, जहां उसराहार हत्या का 36 घंटे के अंदर ही खुलासा हो गया, जिसमें गार्ड की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। खबर की क्या कुछ पड़ताल है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता वंदना। 36 घंटे के अंदर इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 36 घंटे पहले उसराहार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई हत्या का इटावा पुलिस ने किया खुलासा। 40 वर्षीय मनोज जाटव की हत्या की मास्टरमाइंड निकली उसकी खुद की पत्नी। आपको बता दें कि उसराहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 40 वर्षीय मनोज जाटव की हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा उसे बंधक बनाया गया और उसके पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिस पर उसराहार थाना पुलिस तफ्तीश में जुटी रही और 36 घंटे। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस में आरक्षक के पद पर कार्यरत शिव कुमार कौशल की अज्ञात वाहन से ठोकर लगने से मौत हो गई। लेकिन क्या कुछ इसके बाद कार्रवाई की गई है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। यातायात को लेकर बड़ा ही एक दुखदायी खबर है कि कल बड़ा थाने में पदस्थ विजय कुमार कौशल व्यक्ति की आज अज्ञात वाहन की ठोकर से एक आरक्षक की मौत हो गई और थाने में पुलिस विभाग में शोक की लहर भी गई। युवा लड़का था
वह 30 वर्ष की उम्र में उसके 2 बच्चे थे और कल शाम अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था और उसी में कोई अज्ञात वाहन की ठोकर से उसकी मौत हो गई और यातायात द्वारा लगातार बड़ौदा बाजार में तो इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।